आइए तो आज हम भारतीय इतिहास का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है अर्थात एंशियंट हिस्ट्री वाला टॉपिक को हम समझने वाले हैं। यहाँ से ही इतिहास का शुरुआत माना जाता है। तो देखिए भारतीय इतिहास का विकास क्रम मुख्य रूप से हम इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। पहला वाला भाग को बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल, दूसरे वाले भाग को बोलेंगे आद ऐतिहासिक काल और तीसरे वाले भाग को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब उस काल को हम कहते हैं जिस काल में मानव ने किसी भी प्रकार का लिखना और ना ही पढ़ना प्रारंभ किया था। अर्थात इस काल में किसी भी प्रकार का ना तो लिपि का विकास हुआ है और ना ही लिखित साक्ष्य अभी हमको मिले हैं। तो इस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य नहीं अवेलेबल है, क्लियर, और ना ही हम पढ़ पाए हैं। जब लिखित साक्ष्य नहीं रहेगा तो हम पढ़ेंगे किसको। तो इस प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से इतिहास के पाषाण काल को हम रखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में किस काल को रखेंगे? केवल और केवल पाषाण काल को। इसके अलावा होता है आद ऐतिहासिक काल, अर्थात आद ऐतिहासिक काल में इतिहास के उस कालखंड को जिसमें कि मानव ने लिखना तो प्रारंभ किया और पढ़ना भी प्रारंभ किया, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि लिखना क्या हुआ था? प्रारंभ हो गया था, इसकी अपनी लिपि भी थी, सिंधु घाटी की क्या थी? अपना लिपि भी थी, लेकिन उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार से आद ऐतिहासिक काल का जो उदाहरण होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उस लिपि को हम अभी तक, या जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसकी लिपि है पिक्टोग्राफी, जिसको भाव चित्रात्मक बोला गया है, इसकी जो है अभी भीमबेटका एक क्या है? एक गुफा है और ये कहाँ पे है? एमपी के रायसेन जिला में। वहाँ पे भीमबेटका में लिपि मिली है। क्या मिली है? लिपि। लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं अभी तक पाए हैं। तो इस प्रकार से इतिहास का वो कालखंड जिसमें कि लिपि का विकास हो गया था, उस समय के मानव तो पढ़ लेता था, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसको आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखेंगे। अर्थात लिखना भी उस समय लोग जान चुका था, लेकिन उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और लिपि वो सिंधु घाटी की क्या है? भाव क्या है? चित्रात्मक, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफी बोला जाता है, पिक्टोग्राफी या पिक्टोग्राफ हम जिसको बोलते हैं। तो ये था आद ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल को हम रखते हैं। वैदिक काल को 2 भाग है, अर्थात ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल वाला पोर्शन है, ऋग्वैदिक काल वाला, तो वो वाला पोर्शन किस में आ जाएगा? आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, अर्थात इस काल के मानव क्या है? तो लिपि को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे हमारा हिंदी जो है, हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी है, तो इसको हम लिख भी पढ़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसे अरेमाइक लिपि हो गया, जैसे खरोष्ठी लिपि हो गया, तो ये सब लिपि क्या है? प्राचीन काल में प्रचलन में था। जैसे हम पाकिस्तान वाला आज का जो इलाका है, वहाँ पे अरेमाइक और खरोष्ठी लिपि प्रचलन में था। तो ऐतिहासिक काल में हम लिख भी सकते हैं, लिखित, और उसको हम पढ़ भी सकते हैं, अर्थात लिपि का विकास हो गया और उस लिपि को हम पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास का ये जो धारा है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम रखेंगे लेटर ऑन वैदिक काल, लेटर ऑन वैदिक पीरियड। तो लेटर ऑन वैदिक काल के बाद वाले कालखंड को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। अब जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसका हम आगे क्रमवार रूप से डिवीजन करने वाले हैं। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी हम फिर 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। इसको हम साफ किए जाता है। ये क्या है? पाषाण काल, अर्थात पाषाण काल किस काल का उदाहरण है? तो पाषाण काल उदाहरण है प्राग ऐतिहासिक काल का। तो पाषाण काल को फिर हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है पूरा पाषाण काल, फिर होता है
मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और फिर होता है नव पाषाण काल। फिर होता है नव पाषाण काल। देखिए ये जो पूरा पाषाण काल है इसको पुनः हम 3 भाग में डिवीजन करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए ये जो पूरा पाषाण काल है आदि काल से लेकर के, आदि काल से लेकर के ये हो जाता है आपका 10,000 BC तक। मध्य पूरा पाषाण काल को हम, मध्य पाषाण काल को रखते हैं 10,000 BC से लेकर के 5500 BC तक, और नव पाषाण काल को 5500 BC से लेकर के 3000 BC तक इसका डिवीजन किया गया है। फिर जब हम निम्न पूरा पाषाण काल का बात करते हैं तो ये निम्न पूरा पाषाण काल हो जाता है आदि काल से लेकर के 1,00,000 वर्ष पूर्व तक, ठीक। और ये हो जाता है 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 40,000 BC, और ये हो जाता है 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। ध्यान से समझिएगा, ये जो पूरा पाषाण काल है अर्थात इस काल में मानव ने केवल और केवल पत्थर का ही उपयोग किया, और वो पत्थर का उपयोग किया जो कि पत्थर नुकीला हो, जिसमें कि एक तरफ धार बन गया हो, फिर वो पत्थर जिसमें दोनों तरफ धार बन गया हो। ऑब्वियसली अब मन में सवाल उठेगा कि ये धार किसके कारण पत्थर में बनता है। तो ये धार प्राकृतिक रूप से जब नदी रहती है, नदी का जब वेग तेज रहता है तो उसके किनारे जो पत्थर पाए जाते हैं तो पानी के घिसाव के कारण उसमें एक तरफ भाग नुकीला हो जाता है। तो उस पत्थर का उपयोग मानव ने पशुओं को मारने के लिए, अपने शिकार कार्य को करने के लिए, जिससे कि वो मांस को इकट्ठा कर सके, पहली बात। दूसरी बात, उस नुकीला पत्थर से उन्होंने कंदमूल को खोदने का काम किया, ठीक। और वो कंदमूल, कच्चा फल और ये सब तोड़ने, काटने, पीटने का काम करता है। तो इस प्रकार से पूरा पाषाण काल का जो हथियार हो जाएगा वो हो जाएगा पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। तो ये सब इसके हथियार थे और ये प्राकृतिक रूप से निर्मित हथियार थे। क्लियर। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हो जाता है, तो मध्य पूरा पाषाण काल में आते आते हथियार में उन्होंने मूठ लगाना प्रारंभ कर दिया, ठीक। अच्छे, अर्थात वो फलक लगाना प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि निम्न पूरा पाषाण काल को हम यहाँ पे फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। किस संस्कृति के? फलक संस्कृति। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि फलक संस्कृति का विकास निम्नलिखित कालखंडों में हुआ, तो होगा आंसर पूरा पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल के किस कालखंड में? तो पूरा पाषाण काल के मध्य पूरा पाषाण कालखंड में, जो कि जिसका कि पीरियड इतिहासकार द्वारा डिटर्मिनेशन किया गया है 1,00,000 से 40,000 BC के आसपास। इसके बाद फिर उच्च पूरा पाषाण काल आता है और ग्रेजुअली रूप से उसमें हम हथियार को धारदार बनाना प्रारंभ कर देते हैं। फिर मध्य पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ का हथियार जो 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक आता है, तो इसमें हथियार जो होता है वो काफ़ी शार्प हो जाता है, काफ़ी तेज हो जाता है और दोनों किनारा तेज हो जाता है। ध्यान देने वाला बात है कि उच्च पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि ब्लेड टाइप का हथियार यहाँ भी बन जाता है। ब्लेड क्या होता है? 4:2 के रेशियो में रहता है, अर्थात 4 भाग क्या रहता है, ये लंबा रहता है और 2 भाग इसका चौड़ा रहता है। कहने का मतलब 4, एक कोई हम ये लेते हैं तो इसका 4 हिस्सा लंबा है और इस लंबाई का 2 हिस्सा चौड़ाई है, जो कि जमूमन जैसे टोपाज होगा, विल्किंसन होगा, जो ब्लेड देखते हैं तो इसी रेशियो में, अर्थात ब्लेड का विकास हो गया। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जब ब्लेड हो जाता उससे भी ये धारदार टाइप से हथियार ये बनाने लगते हैं और मध्य पूरा पाषाण काल का उत्तरोत्तर फिर विकास होते जाता है। फिर देखिए नव पाषाण काल से पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीज को समझिए। जैसे पूरा पाषाण काल में ही आदमी ने आग को खोज लिया था। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन में पूछेगा कि आग का डिस्कवर किस काल में हुआ, तो आंसर विल बी
पुरापाषाण काल। ठीक, ये जो पुरापाषाण काल है, इस काल में आदमी ने आग को जब पत्थर से पत्थर पर जो मारा, जो चोट किया, तो उत्तरोत्तर रूप से ज्ञान का विकास होता है। जब चिंगारी निकला ना, तब वो पता चल गया कि आग नाम का कुछ चीज है। लेकिन आग का वास्तविक उपयोग कब करना प्रारंभ किया, तो यहाँ पे आग का वास्तविक उपयोग इस काल में, अर्थात नवपाषाण काल में आग का वास्तविक उपयोग करना प्रारंभ किया। दूसरा, पहिए का उपयोग इस काल में आते आते तक लोगों ने करने लगा। तीसरा, अस्थाई जीवन का विकास, लोगों ने नदियों किनारे अपना अस्थाई जीवन का विकास करने लगा। इसके अलावा अस्थाई जीवन के विकास के साथ हम देखते हैं कि इन्होंने फसल उगाना प्रारंभ किया। इन्होंने पालतू पशुओं को अपनाना प्रारंभ किया। ठीक, और आगे हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल आता है तो गाय को सबसे महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। गाय को लेटर ऑन हम गाय को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण पशु, जिसको कि अघन्या बोला जाता है, अर्थात जिसको कि मारा ना जा सके। गाय को दूहने वाली बेटी को दुहात्री कहा जाता है। ठीक ना, ये दुहात्री, तो जो गाय को दूहता है। तो इस प्रकार से हम बात लेटर ऑन नवपाषाण काल के बाद, इस काल में, नवपाषाण काल में पशुओं को डोमेस्टिकेट करना लोग प्रारंभ किया। उसके बाद हम देखते हैं कि विभिन्न पशुओं को लोग, अब क्वेश्चन में आ गए कि सबसे पहले आदमी ने किन जीव को जो है डोमेस्टिकेट किया, तो वो आंसर आएगा उसका कुत्ता। क्या आंसर आएगा? कुत्ता। तो कुत्ता को आदमी, वो पहला जीव था जिसको कि मानव ने अपने यहाँ बसाना प्रारंभ किया, अर्थात उसको डोमेस्टिकेट करना प्रारंभ किया, पालना प्रारंभ किया। तो ये था हमारा क्या, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए, ये जो नवपाषाण काल है, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। बस पुरापाषाण काल में एक बात याद रखना है कि फलक संस्कृति का विकास किस काल में? मध्य पुरापाषाण काल में। अच्छे, ब्लेड का विकास किस काल में? उच्च पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल में प्राकृतिक रूप से निर्मित केवल और केवल पत्थर वाला जो हथियार है वो है। ठीक, मध्यपाषाण काल में, जो कि 10,000 BC से 5500 BC है, इसमें देखते हैं तेज और धारदार हथियार का लोग प्रयोग करना शुरुआत कर देता है। फिर नवपाषाण काल में हम देखते हैं आग का वास्तविक उपयोग किया, पहिए का उपयोग करना विकास हुआ। फिर अस्थाई जीवन का विकास हुआ, फसल को लोग उगाना, और हाँ, फसल में पहला फसल जो होगा वो जौ होगा। ठीक, जौ होगा। तो इस प्रकार से, और कुत्ता में उसको पहला पालतू डोमेस्टिकेट किया। तो इस प्रकार से हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इतिहास का विकासकरण। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।